अस्सलाम वालेकुम। जॉइंट सेशन के साथ मैं हूँ सैयद आयशा नाज और मेरे साथ हस्ब मामूल अतर काज़मी और राना मुबशर साहब इस्लामाबाद स्टूडियो से मौजूद हैं। अबूज़र सलमान नियाज़ी भी हमें ज्वाइन कर रहे हैं, जबकि मेरे साथ स्टूडियोज़ में सैयद इमरान, जिनके साथ अभी भी शफ़क़त है, सैयद इमरान शफ़क़त साहब मौजूद हैं एनालिसिस के लिए। और हम पाकिस्तानी सियासी निज़ाम की हस्ब मामूल बात करने जा रहे हैं। पाकिस्तानी सियासी निज़ाम और म्यूज़िकल चेयर का खेल एक जैसा है, नहीं पता कब कौन इन या आउट हो जाए। अगर हम बात करें 2018 की, 2018 में ही जुलाई में हमने ये देखा कि मामलात कुछ और थे, और अब जो जुलाई आ रहा है उसमें एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि मामलात उससे बिल्कुल बरक्स होने जा रहे हैं। कब तख्ते में बदल जाए, कब आप पहले आउट थे और इन हो जाएं, पाकिस्तानी सियासत में कभी कुछ पता नहीं चलता। यहाँ तक कि जब इलेक्शंस हुए 2018 में जुलाई के महीने में, तो शेख रशीद साहब ये कहा करते थे कि कुर्बानी से पहले कुर्बानी होगी। तब ईद उल अज़हा अगस्त के महीने में मुतवक्के थी, और अब हम देख रहे हैं कि ईद उल अज़हा कुछ ही दिनों के फासले पर है, और अब ये कहा जा रहा है कि कुर्बानी के बाद कुर्बानी होगी। वो किसकी हो सकती है, आज के शो में इस पर भी बात करेंगे। लेकिन आज की अहम तरीन जो खबर है वो सुप्रीम कोर्ट की समाअत है, जिसे कॉन्क्लूड करने के बारे में कहा गया चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की जानिब से कि मंगल तक जो इसकी इब्तदाई समातें थीं, उस दौरान चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के रिमार्क्स आए थे कि हो सकता है कि हम मंगल तक ये समाअत कॉन्क्लूड कर दें, लेकिन ये हो ना सका। और अब ये आलम है कि ये ईद के बाद तक मुलतवी कर दी गई है। समाअत के दौरान जो जो कुछ होता रहा वो तो आज ज़ेरे गौर आएगा, एनालिसिस भी लेंगे। लेकिन लतीफ़ कोसर साहब और एतजाज़ एहसन साहब ने जो गुफ्तगू की है वो आपको सुनवाएंगे। पहले सिविलियंस जो है उनका ट्रायल वो मिलिट्री कोर्ट्स में गैर आइनी है, और जो 1952 का आर्मी एक्ट है उसकी जो शिक नंबर 2 और डी है, उसका डी का भी आगे झैली शिक 2 जो है वो, उसमें जो सिविलियंस को ये 1967 में तरमीम करके लाया गया, ये दरअसल गैर आइनी होने के नाता से ये कलदम मुतसवर करके इसे करार दिया जाए। आर्टिकल 8 में कोई अगर कानून या उसकी शिक बुनियादी हकूक के मुतसादिम और मनाफी होगी तो उसे कलदम करार मुतसवर किया जाएगा और अदालत उसका डिक्लेरेशन देगी। लेकिन पाकिस्तान का आम शहरी सिविलियन, हमने कहा कि उसके सिविल राइट्स, फंडामेंटल राइट्स किसी सूरत में जो है वो आर्मी एक्ट के ताबे नहीं आते हैं और आर्मी ट्रायल नहीं हो सकता है। ये दोनों शख्सियात पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में सीनियर रहनुमाओं के तौर पर जानी जाती थी, और अब हम देख रहे हैं कि वो क्या मौक़िफ़ ले रहे हैं। ये भी तब्दीली है, वक्त के साथ साथ आसमान दिखता है। और इमरान शफ़क़त साहब, आपसे शुरू करते हैं। स्टे ऑर्डर की भी दरख्वास्त की गई, लेकिन स्टे ऑर्डर भी नहीं दिया गया। बस की बातें नहीं रही ना। आप कह रहे हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस ठीक निशाने पर बैठी है। मेरा ख्याल है कि वो बड़ी क्लियर बात थी उन्होंने की। अब देखें, बतौर एक आम पाकिस्तानी के और बतौर एक सहाफ़ी के, मैं इसके ऊपर मेरा दिल नहीं चाहता कि मैं इसके ऊपर ना बड़ा एक्साइटमेंट का इजहार करूं कि देखा कि ये हो गया वो हो गया। हमें पहले दिन से ही तरीके अपने ठीक रखने चाहिए थे। अच्छा। हमें पहले दिन से ही पाकिस्तान के आइन की बात करनी चाहिए थी। हमें पहले दिन से ही पाकिस्तान के दस्तूर और कानून और इंसाफ की बात करनी चाहिए थी। जब आप पार्टीबाजियाँ करेंगे, जब आप अपने ओहदे का पास नहीं रखेंगे, जब आपको एक हया होती है, ओहदों की एक पासदारी होती है, जब वो नहीं करेंगे आप, तो फिर ये दिन देखना हमारी किस्मत में लिखे हुए थे कि आप वैसे तो देखें, ये तमाशे हैं कि वैसे आप की में केस पेश होते हैं सिविल लिबर्टीज़ के मामले हवाले से, इंसानी हकूक़ के हवाले से, आपके कान के ऊपर जूं तक नहीं रेंगती। कौन कौन से मामलात कह रहे हैं? मिसाल के तौर पर स्टेट वकार वाला जो फैसला है, जिसका वो पैरा नंबर 7 में काजी फायज ईसा साहब ने हवाला दिया कि उसमें साहब को भी बड़ा शौक था कि फौजी अदालतें होनी चाहिए, और उमर अता बंदयाल साहब से लेके बाकी जो जितने भी जज थे उनको भी बड़ा शौक था कि हाँ जी वेरी गुड, ये अदालतें होनी चाहिए। अब क्या है मसला ये है कि हमने ना अपनी मैं बार बार ये कहता हूँ कि ऐनकें रखी हुई हैं, अपनी मोहब्बतें पाली हुई हैं। हम उन ऐनकों के जरिए देखते हैं मामलात को। अच्छा। और उसमें जो फिट आ जाए फिर वो हम ऐनक तब्दील कर लेते हैं। तो जो चीज़ पसंद नहीं आ रही होती, दूर की ऐनक और है, नज़दीक की ऐनक और है। सर, सिस्टम के अंदर दूर और नज़दीक की ऐनक नहीं चल सकती। आपको एक ही ऐनक रखनी है, वो आइन की ऐनक है, वो दस्तूर की ऐनक है। आज जो
या अफरीदी साहब ने बात की है, वो उसको मेरा ख्याल है कि हमें थोड़ा सा डिस्कस करना चाहिए। जस्टिस मंसूर अली शाह ने भी उन्होंने भी कुछ ऐसी असूल की बातें है ना जी, असूल की बातें। सुप्रीम कोर्ट के वकार और साख का मामला है। इस अदालत के ऊपर और खुसूसन जो चीफ जस्टिस पाकिस्तान है, मैं बड़े एहतराम के साथ बात कहता हूँ कि मैं नहीं कह रहा ये या अफरीदी साहब कह रहे हैं, उनके ब्रदर जज कह रहे हैं कि जी लोगों को एतबार नहीं हम पे ये। अच्छा, अब चूंकि कुछ लोग जो हैं वो कहते हैं कि जी कि चूंकि का जहां पर नाम आ गया तो वहां पर खुदा की खुदाई खत्म हो गई, तो ये उनकी सादगी है। अदरवाइज अभी भी जो अक्सरियत है वो दूसरी तरफ है, यानी एक पार्टी ना सही बाकी पार्टियां तो एक साइड के ऊपर हैं। तो इसका मतलब ये है कि वो जिनकी नुमाइंदगी कर रही हैं उनकी राय मुख्तलिफ है, तो वो लोग तो एतबार करने को तैयार नहीं है। वो ना सिर्फ वो लोग एतबार करने को तैयार नहीं है, आपके ब्रदर जजेस एतबार करने को तैयार नहीं है, आपकी वकला बरादरी जो है वो एतबार करने को तैयार नहीं है। तो जब आप विच हंटिंग करेंगे, जब आप पिक एंड चूज करेंगे, तो फिर ये दिन जो है ये पाकिस्तान की बदकिस्मती है। ये जो आज हम दिन देख रहे हैं कि एक मोटी सी बात है, हम उसके ऊपर एक फोरम है, 2 फोरम है जी। एक फोरम है पाकिस्तान की पार्लिमान, ये उस पे ये चीजें तय हो जानी चाहिए। मेरा ख्याल है कि वो किसी न किसी हद तक वहां पर तय हैं। अगर तय ना होती तो की जब हुकूमत थी तो इसी आर्मी एक्ट में तरमीम की गई थी, अगरचे वो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की मुद्दत वाला वो जो मामला था, तो अगर वहाँ पर किसी को एतराज़ था तो कर लेता। अब दूसरा फोरम हमारे पास जो है वो अदलिया है, और हमारी बतौर पाकिस्तानी मेरी और आपकी बदकिस्मती ये है कि वो पोलिटिसाइज हो चुका है, और उन्होंने खुद किया है। कोई किसी का कोई कसूर नहीं है, कोई बाहर से हमलावर नहीं उनके ऊपर हुआ, किसी ने कोई हरकत नहीं की, इनके अपने फैसले हैं जो इनके मुंह के ऊपर आके लग रहे हैं। बिल्कुल ठीक है। एक और आपने इससे सारी मश्क को अनफॉर्चुनेट करार दे रहे हैं इमरान शफी साहब। राना साहब, आज जो भी रिमार्क सामने आए, सवालों जवाब हुए, जजिस का जो भी रवैया था, इख्तलाफी नोट भी जो लिखे गए, उसके बाद मिलिट्री कोर्ट्स में जो ट्रायल हो रहा है सिविलियंस का, उसको कलदम किए जाने के कितने % इम्कानात आप देख रहे हैं? देखिए, कानूनी जो तरीकाकार है या कानूनी राय जो है या कानून क्या कहता है इसके बारे में वो तो अबूजर बता सकेंगे बेहतर तरीके से। लेकिन आई पर्सनली थिंक कि देखिए, एक आम आदमी के तौर पे, एक न्यूट्रल जर्नलिस्ट के तौर पे अगर मैं एक चीज़ समझने की कोशिश करूं और मेरे सामने ये चीज़ें रखी जाएं और उसमें बताया जाए कि आर्मी की जो प्रॉपर्टी है, चले लेट मी पुट इट दिस वे, आर्मी की जो प्रॉपर्टी है, आर्मी के जो शोहदा हैं, आर्मी के जो यहाँ पे मॉन्यूमेंट्स हैं, अगर उनको डिस्ट्रॉय किया जाता है और उनको जनाब उनकी बेहुरमती की जाती है शोहदा की, तो उसके लिए क्या होना चाहिए? ठीक है, उनके लिए जो मुझे समझ आती है, आई कैन बी, मतलब मैं फिर यहाँ पे रिपीट कर देता हूँ, कानून क्या कहता है मुझे नहीं पता उसका, वो अबूजर बता सकेंगे। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि अगर यहाँ पे लाइन ड्रॉ नहीं करेंगे आप, और यहाँ पे आप इफ यू डोंट पुट योर फुट डाउन नाउ, तो इट्स गोइंग टू बी अ सिचुएशन। मैं बार बार एग्जांपल देता हूं कि कुछ पॉलिटिशियंस ने जब क्रिटिसाइज करना शुरू किया था अफवाज पाकिस्तान को, तो वहां पे कॉम्प्रोमाइजेस किए गए थे इन वन वे और द अदर, विच लेड टू अ सिचुएशन। और वो सिचुएशन ये थी कि वो अनएंडिंग सिचुएशन थी, तो वहां पे रुकना मुश्किल हो गया था, रोकना मुश्किल हो गया था, लेट मी पुट इट दिस वे। तो अगर आप यहाँ पे नहीं रोकेंगे इनको किसी भी तरह, मुझे नहीं पता किस तरह रोकना चाहिए, लेकिन रोकना चाहिए। अगर नहीं रोकेंगे और लाइन ड्रॉ होती है और लाइन ड्रॉ करनी चाहिए आपको, तो वो फिर आप फिर वन फॉर ऑल इस चीज को खत्म करें। रन साहब, आप तो 9 मई के बाद कह रहे हैं ना कि लाइन ड्रॉ की जाएगी और मिसाल बनाया जाएगा, ये तो आप उसके बाद से ही कह रहे हैं। अब तो लाइन इतनी गहरी ड्रॉ हो चुकी है कि लाइन रही ही नहीं, सिर्फ रेड ही है सब। लेकिन मैं आपसे ये जानना चाह रही हूँ कि आज की समात को अगर हम स्पेसिफिकली देखें और जिस उसूल की बुनियाद पर जस्टिस मंसूर अली शाह अलग हुए, आप देख रहे हैं कि उसी उसूल की बुनियाद पर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से भी कहा जा सकता है कि वो भी इस केस से अलग हो जाए? देखिए, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से अगर कहा जाए अलग हो जाए, तो अगर बनती है बात तो अलग हो जाए। इसमें अगर इसमें लड़ाई झगड़ा तो कोई नहीं। वैसे तो मेरे ख्याल में इसमें फुल कोर्ट बैठना चाहिए, और फुल कोर्ट बैठ जाए, सारे बैठ जाए, जिसमें कौन सी ऐसी बात है,
सारे जज बैठ जाए, इसको एक ही दफा खत्म कर दें इस किस्से को। इसको इतना ड्रैग करने की क्या जरूरत है, इतना यहाँ पे मतलब कि रोलर कोस्टर की तरह इस सारी चीज को लेके जाने क्या की क्या ख्याल है जरूरत आपका? फुल कोर्ट बनाने में क्या मुजायका हो सकता है? ये बाकायदा लोग कैलकुलेट करके स्पेक्युलेट भी करते हैं कि रेशो ये होगी अगर फुल कोर्ट बैठी, यानी कि एक अंडरस्टूड और एस्टैब्लिश किस्म का फैक्ट भी सोशल मीडिया पे ज़ेरे बहस रहता है। क्या ख्याल है आप, गुरेजा क्यों हो सकते हैं चीफ जस्टिस? देखिए मैं आपको सिर्फ एक चीज समझा सकता हूँ, ये मुझे समझ आ रही है कि देखें इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। आप सारी कोर्ट यहाँ पे सारे जजेस को बिठा दें, सारे जजेस बैठ जाए, कितनी देर लगेगी? 2 नहीं तो 3 दिन लग जाएंगे, ठीक है? 3 दिन में सारा मसला वंस फॉर ऑल खत्म हो जाएगा। तो आप इसको क्यों नहीं कर लेते इस तरह? फुल कोर्ट बिठाए जी। तो जो इफ्स एंड बट्स एंड प्रोज एंड कॉन्स हैं या क्वेश्चन मार्क्स रेज होते हैं या मीडिया टॉक्स हो रही होती है, कभी कोई मीडिया टॉक कर रहा है, कभी कोई कर रहा है, तो इस चीज को खत्म करें वंस फॉर ऑल। आप सारे जजेस को कहें, उनसे रिक्वेस्ट करें, ऑनरेबल जजेस हैं, हम उनको रिक्वेस्ट कर सकते हैं, जिसने भी रिक्वेस्ट करना है, जो भी तरीका कार है उसमें रिक्वेस्ट करें उनसे कि जी सारे बह जाओ और सारी चीजें ना हल कर के इको दफा दस दो। अब कितनी देर लग जाएगी? 1, 2, 3 दिन लग जाएंगे मैक्सिमम एट द मोस्ट, और हर चीज सामने आ जाएगी। उसका डिसीजन वंस फॉर ऑल ले लें। तो ये इस कंट्रोवर्सी से ही बाहर निकले कि जी रेशो ये होगी तो रेशो वो होगी, और नीटी ग्रीटीज में जा रहे हैं कि नहीं जी वो नहीं हमें पसंद और वो हमें पसंद है। नो, इसको छोड़ ही दें आप। अब सारे बैठ जाएं यार। इट्स अ सिचुएशन, मतलब एक आप समझते हैं कि बहुत सीरियस इशू है और इस सीरियस इशू को आपने एक वंस फॉर ऑल इसको हैंडल करना है, इसको टेक केयर करना है। सारे बैठ जाओ, की फर्क पैदा है? 3 दिन के लिए सारे बैठ जाएंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और इसका सारा सबका एक ही दफा सबके कंसर्न्स एड्रेस हो जाएंगे। और सबके कंसर्न्स अगर एड्रेस हो जाएंगे तो एक ही दफा हल निकल आएगा। कि रोज रोज की जो है ना इस तरह की बातें जो चल रही हैं, कभी एक एंड से, कभी दूसरे एंड से, कभी एक फेंस के एक एंड से कोई और कंसर्न रेज कर देता है, दूसरे एंड से कोई और कर देता है कंसर्न रेज, इनको खत्म ही कर दें यार। आप बैठ जाए, मेहरबानी करें, 3 दिन के लिए बैठ जाए, सारे बैठ जाए। बिल्कुल ठीक है राना साहब, आप कह रहे हैं 100 बातों की एक बात, सारा झगड़ा मुकाए, सारे मिलके बैठे और एक बार इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया जाए। माजी में भी ये हल तलब रहा। अब एक बार फिर 9 मई के बाद, और ये कानून उससे पहले का मौजूद है, तो अब नया नहीं बना, तो चले इस पे एक बार फुल कोर्ट के जरिए फैसला आ जाना चाहिए। अबू सर, आप इसको सेकंड करते हैं? हमेशा आप उसूल की बात करते हैं, कल आपने कहा कि कानून नहीं है पाकिस्तान में, आज की समाअत के बाद भी आपकी यही राय है, और फुल कोर्ट का मुतालबा हुकूमत ने नहीं किया अब की बार। अब तो अपने जो जजेस हैं, साथी जजेस, वो कह रहे हैं, जस्टिस मंसूर अली शाह कह रहे हैं कि सारे जजेस मुल्क में, चलो माजी में तो जी वो कोई वेकेशन पे था तो इसलिए, आपके ख्याल में फुल कोर्ट ही इस मसले का हल निकाल सकता है? अब्बू सर, आई थिंक देयर इज एन ऑडियो इशू। मैं अतर आपकी तरफ आऊंगी। आपने मेरा सवाल जो मैंने अबू सर से पूछा, आप अच्छा अबू सर आप माइक ऑन कीजिएगा ज़रा, मैं अतर की तरफ उतनी देर जाती हूँ। अतर, आप भी ये समझते हैं कि फुल कोर्ट की तश्कील इस मसले का हल निकाल सकती है? दूसरी तरफ जो ट्रायल का मामला है, जिसपे DGI-SPR ने बताया 102 शहरियों के हवाले से जो तफसील दी, और जबकि अदालत में अटॉर्नी जनरल का मौक़िफ़ और है, वहाँ पे आज बाकायदा एक सरबमोहर लिफाफा, उसमें सारी डिटेल्स भी दी गई चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को। आपके ख्याल में उस पर वजाहत आनी चाहिए कि ट्रायल चल रहा है, रुका हुआ है, या किस स्टेज पे है? देखिए, वजाहत तो अटॉर्नी जनरल साहब ने दे दी। जो पाकिस्तान की रियासत है, हुकूमत है, उसके जो लॉ ऑफिसर हैं वो अटॉर्नी जनरल साहब हैं। उनका मौक़िफ़ उन्होंने वाज़े तौर पे अदालत में रख दिया है, तो मेरे ख्याल में वो मोतबर है, और अदालत ने भी यही कहा कि आपका जो मौक़िफ़ है हमें उस पर एतबार है, तो उन्होंने तो वो मौक़िफ़ रख दिया है। दूसरी बात यह है कि जहाँ तक ये ताल्लुक है कि जो 9 मई के बदकिस्मत वाक़यात हैं, देखें इस सारी बहस के अंदर ये हमें नहीं भूलना चाहिए कि उस दिन जो हुआ वो नाकाबिले कबूल है, काबिले मज़म्मत है, और उसमें जो लोग मुलविस हैं आइन और कानून के मुताबिक उनके साथ सलूक होना चाहिए। अब ये जो बहस चल रही है कि जी फुल बेंच बन जाए, ये बेंच बन जाए, वो बेंच बन जाए, देखिए अगर ये बहस होती, इंटेलेक्चुअली ऑनेस्ट बहस होती, तो ये बहस उस दिन क्यों नहीं शुरू हुई थी जिस दिन चीफ जस्टिस साहब ने नोटिस लेके इतवार वाले दिन अदालत लगाई थी और इन लोगों की हुकूमत बनवाई थी। जिस तरह ये हुकूमत बनी थी जब कासिम सूरी साहब की रूलिंग के बाद असेंबलियां टूटी थी, पूरा 1 साल आपको ये बहस कहीं पे नजर नहीं आई फुल कोर्ट वाली। उस बता दें क्या उस बेंच में काजी फायज ईसा साहब बैठे हुए थे? वहां पे तो किसी ने एतराज नहीं किया कि जी उनको क्यों नहीं बैठाया गया, और कहा गया कि जी बेहतरीन फैसला है। इशू ये नहीं है कि फुल कोर्ट, इशू ये है कि जो हुकूमत में है क्या वो लोग ऑनेस्ट बात कर रहे हैं,
क्या वो लोग जो बात कर रहे हैं वो आइन और कानून के मुताबिक है कि जी हम अदालत के फैसले नहीं मानते, कल कोई और चीफ जस्टिस होगा, कोई भी शख्स खड़ा होकर कहेगा जी हम इनकी बात नहीं मानते? क्या इस तरह आपने रियासत चलानी है? और दूसरी बात यह है कि जो फौजी अदालतों की पहले मिसालें दी जाती हैं सेठ वकार साहब वाले, वो जरूर उसमें होनी चाहिए, बिल्कुल उसमें समात होनी चाहिए, क्योंकि इंसानी हकूक का मामला है और इसको संजीदगी से लेना चाहिए। लेकिन देखिए वहां पर एक आईनी तरमीम हुई थी, उस आईनी तरमीम किसके हुकूमत में हुई थी? चेयरमैन तहरीक इंसाफ की हुकूमत में तो नहीं हुई थी, वो पिछली हुकूमत में हुई थी आईनी तरमीम। और फिर जब आर्मी एक्ट में भी तरमीम हुई थी उसमें भी सारी जमातों ने डाले थे। तो ये पहला मौका है कि जहां पे एक सियासी जमात और एक अर्बन एरिया के अंदर ये बात हो रही है कि उनके कारकुनों के खिलाफ फौजी अदालत में मुकदमा चल सकता है, तो उसके ऊपर एक आईनी बहस है, हर कोई अपना अपना मौकिफ रख रहा है अदालत के अंदर, और फिर जो अदालत मुनासिब समझेगी वो फैसला देगी। पर इशू मुझे ये लग रहा है कि अपनी आना जो है वो बड़ी लग रही है मुझे। आवाम का जो मफाद का मसला है उसके ऊपर कोई बात ही नहीं करता। इतना सख्त मौकिफ तो अटॉर्नी जनरल साहब नहीं लेते कि जनाब हम इस अदालत को नहीं मानते। अब अदालत के अंदर से कोई बैठ के कह दे कि जी हम अदालत को मानते ही नहीं है, तो फिर क्या फायदा? फिर बंद कर देंगे ये सारा निजाम। इस तरह तो निजाम कभी भी नहीं चल सकेगा ना। आपको कभी भी कोई ऐसी शख्सियत नहीं मिलेगी जिसके ऊपर सब मुतफिक हो जाए, कभी भी नहीं। जमहूरियत में तो ऐसा कभी भी नहीं होता है, इख्तलाफ होता है। तो यही आपके इदारे हैं, इन्होंने ही फैसले करने। या तो आज आप ये कह दें कि जो फैसला था कासिम सूरी वाला वो भी गलत था, वो भी वापस लिया जाएगा, तमाम फैसले वापस होंगे और हम उसके प्री जो है उस चले जाते हैं इस हुकूमत से, तो वो तो कोई नहीं कह रहा, वो फैसले सारे कबूल हैं। तो जहां पे ये हो तो ये हुकूमत की बदनीति है, बिल्कुल वाज़ेह है। इसको ये कहना कि जी जज कंट्रोवर्शियल हैं और वो जो राजा रियाज वाली हम ख्याल पार्लिमान है वो जो है स्कैंडिनेविया की पार्लियामेंट है, और जो खुदा ना खास्ता जो हमारी सुप्रीम कोर्ट है वो पता नहीं किसी कौन से मुल्क की सुप्रीम कोर्ट है। क्या आपने इससे ज्यादा हम ख्याल कोई पार्लियामेंट देखी? इनकी आप ऑडेसिटी देखें कि ये उस पार्लियामेंट में खड़े होके जहां पे ऑपोजिशन लीडर कहता है कि मैं हुकूमत के टिकट पे इलेक्शन लड़ूंगा, वो कह रहे हैं जी अदालत में हम ख्याल लोग हैं। यार मतलब खुदारा इदारों को इतना कंट्रोवर्शियल ना करें। तहरीक इंसाफ भी इदारों को टारगेट करती रही। 3 साल जो है पीडीएम वाले इदारों के खिलाफ जहर उगलते रहे, सिलेक्टर्स करते रहे। फिर उसका नतीजा आपने देखा, जब आप इस तरीके से इदारों के खिलाफ जहर उगलेंगे तो क्या उसका कोई मुस्बत नतीजा निकलेगा? तो प्लीज सबको सोचने की जरूरत है, और जो अवाम के मसाइल हैं उनके बारे में सोचें, अपनी जाती अना से बाहर निकलें। ये मंजिल पता नहीं कब आएगी कि अवाम के बारे में सोचा जाए। मफाद आमा का ये केस है अबू सर, इसमें वो जो सवाल मैंने आपसे पूछा उसका तो आप जवाब देंगे। अतर ने भी नुक्ता उठाया कि बेंच के अंदर से बेंच पर एतराज़, ये कितना सिग्निफिकेंट है? देखें आयशा, सबसे पहले मैं फुल कोर्ट वाले इशू पे आपको ज़रा बता दूं। देखें ये रिक्वेस्ट सबसे पहले पिटिशनर्स के काउंसिल की थी, उसमें उन्होंने एप्लीकेशन भी फाइल की थी कि इस इशू पे आप फुल कोर्ट बना दें। और अगर आपको याद हो ख्वाजा हुसैन साहब ने भी कहा था, ये रिक्वेस्ट की थी और बाकी लॉयर्स ने भी की थी। क्योंकि देखें इसमें जब पहले मिलिट्री कोर्ट्स में जब बनाई गई थी तहरीक तालिबान पाकिस्तान से जो लिंक्ड लोग थे उनका ट्रायल करने के लिए, स्विफ्ट ट्रायल करने के लिए, तो उस वक्त आइन में तरमीम की गई थी। जब वो 2015 में चैलेंज हुई थी तो 17 जजेस बैठे थे आपके सुप्रीम कोर्ट के, जब उन्होंने सुना था फुल कोर्ट हिसाब का। के बाद वो 2017 में आइनी तरमीम एक्सपायर हो गई सनसेट क्लॉज की वजह से। फिर उसके बाद 2017 में दोबारा तरमीम आई वही वाली, और वो 2019 तक चली। और जो सेठ वकार साहब के जो फैसले थे वो उन मिलिट्री कोर्ट्स की अमेंडमेंट के जब वो एग्जिस्ट कर रही थी वो उस वक्त फैसले थे, जिसमें अमेंडमेंट क्या थी कि जो लोग रिलीजियस सेक्टेरियन वायलेंस करेंगे, आर्मी की इंस्टॉलेशंस पे अटैक करेंगे, उनका मिलिट्री ट्रायल होगा। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा था ठीक है, हम क्योंकि एक्स्ट्राऑर्डिनरी मेजर्स हैं, एक्स्ट्राऑर्डिनरी सर्कमस्टांसेस हैं, तो हम इस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को वैलिडेट कर रहे हैं। लेकिन उसमें भी कुछ जजेस ने डिसेंट किया था, जिसमें काजी फायद ईसा साहब ने उस वक्त किया था। अब जहां तक कोर्ट की बात है, देखें ये तो बिल्कुल ठीक बात है। इतना बड़ा आपका मुल्क का कॉन्स्टिट्यूशनल इंपॉर्टेंस का केस है ये, इसमें फुल कोर्ट ही बनना चाहिए। और देखें एंड ऑफ द डे सब जजेस हैं, सारे सुप्रीम कोर्ट के जजेस सब काबिल एहतराम हैं, तो हमें एटलीस्ट व्यू मिलना चाहिए। और सब ने यही ओथ लिया है कि उन्होंने आइन को प्रोटेक्ट करना है, उसको प्रिजर्व करना है, ये उनके ओथ में लिखा हुआ है। तो इस वजह से मेरी रिक्वेस्ट थी, बल्कि ख्वाहिश भी है, इसमें काजी फाइसद साहब भी बैठे हैं, मंसूर शाह साहब भी बैठे हैं, जितने जजेस हैं सब बैठे हैं, और इसको बहुत इंपॉर्टेंट केस है, इसको सुनना चाहिए उनको, और उस पर अपनी राय जो है उन्होंने वो देनी चाहिए। देखें ये कोई दो पार्टीज का इशू नहीं है आपस में,
सुप्रीम कोर्ट में दो तरह की प्रोसीडिंग्स होती है, एक होती है इंक्विजिटोरियल प्रोसीडिंग्स, एक एडवर्सरियल होती है। एडवर्सरियल तो होती है जब मेरा और या राना साहब का कोई केस हो, वो सुप्रीम कोर्ट सुन रही हो, तो वहां अगर मेरा कोई इंटरेस्ट है जज का, तो वो अपने आप को अलहदा कर ले। लेकिन अगर इंक्विजिटोरियल प्रोसीडिंग्स होती हैं, उसमें कोई एडवर्स पार्टी नहीं होती, उसमें आप मफाद के केस सुन रहे होते हैं कि पब्लिक के फंडामेंटल राइट्स का इशू है, तो इसमें सारे जज बैठना चाहिए, आपको फुल कोर्ट बनाना चाहिए, और जब वो फैसला आएगा तो उसकी मॉरल अथॉरिटी भी बहुत ज्यादा होगी, और उसकी इम्प्लीमेंटेशन का सवाल भी जो होगा वो भी नहीं उठेगा, क्योंकि फिर गवर्नमेंट के पास कोई ऑप्शन नहीं होगी कि सुप्रीम कोर्ट एक यूनाइटेड फ्रंट के साथ आपको कह रही है कि ये गैर आईनी चीज है। अगर वो इसको होल्ड करते हैं कि ये सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि सिविलियंस का ट्रायल मिलिट्री कोर्ट में नहीं हो सकता, हाँ। ये आर्टिकल 10 की और आर्टिकल 25 की खिलाफ वर्जी में हो रहा है, तो इस वजह से। दूसरी बात देखें, एक बात थी कि सुप्रीम कोर्ट ने स्टे नहीं दिया, मैं थोड़ा सा क्लियर कर दूं। मैं आज पूरा दिन कोर्ट में था, सुप्रीम कोर्ट में मैं केस सुनता रहा, लाहौर की रजिस्ट्री में ऑनलाइन आ रहा था, तो उसमें जब अटॉर्नी जनरल साहब से पूछा गया इसमें चार्ज फ्रेम हुआ है कि नहीं हुआ, चार्ज फ्रेमिंग मतलब होता है फर्दे जुर्म आयद होना, उस दिन से आपका ट्रायल स्टार्ट होता है। तो उन्होंने कहा नहीं, अभी तो हम इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, ये सस्पेक्ट्स हैं सारे। तो वो खैर उनके पास काफी चीजों के जवाब नहीं थे, बहुत सवाल जवाब हुए, तो उनको टफ टाइम मिला आज कोर्ट के अंदर। तो फिर जब कहा गया कि इसको रोकते हैं आप, तो फिर अदालत में अटॉर्नी जनरल ने कहा कि हम किसी का भी ट्रायल शुरू नहीं हुआ, तो इस वजह से इसमें इंटरिम रिलीफ जो है वो अभी उसका कोई कॉज ऑफ एक्शन नहीं अराइज हुआ, तो देने की जरूरत नहीं है। और मेरे ख्याल से बिल्कुल ठीक बात है, ट्रायल जब हो ही नहीं रहा तो उसको रोका कैसे जाता? लेकिन मिलिट्री कोर्ट्स को केस हैंड ओवर करना, इससे क्या मुराद है? नहीं, अभी केस हैंड ओवर भी नहीं हुआ। देखें, अभी सिर्फ कुछ सस्पेक्ट्स हैं, 104, 150, 102, लेकिन DGISPR ने तो ये वाज़ेह तौर पर कह दिया ना कि उनका ट्रायल चलता रहेगा। 102 शहरियों का जिक्र हुआ बाकायदा। ट्रायल नहीं चल रहा, मैं वही कह रहा हूँ। देखिए, बड़ी मिसकंसेप्शन है, कस्टडी में है सस्पेक्ट्स जो हैं, पोटेंशियल सस्पेक्ट्स जो हैं आपके, और वो अभी उन इन्वेस्टिगेशन हो रही है, इसमें कितने लोग इन्वॉल्व हैं, फिर उसके बाद उनका ट्रायल होगा, चार्जशीट बनेगी, जिस वजह से ट्रायल स्टार्ट नहीं हुआ। जब तक चार्जशीट नहीं बनती ट्रायल स्टार्ट नहीं होता। फिर साथ ये भी हुक्म दिया गया कि इनकी फैमिली मेंबर से भी मिलवाएं आपको, और बाकी टेलीफोन पे बात भी करें। और ये भी पूछा गया कि ये लिस्ट जो है आप पब्लिक क्यों नहीं कर रहे, तो उसका जवाब भी नहीं था अटॉर्नी जनरल साहब के पास। ये आयशा मलिक साहिबा ने ये क्वेश्चन रेज किया, तो इस वजह से काफी प्रॉब्लम थी, टफ टाइम था गवर्नमेंट के अटॉर्नी जनरल को। लतीफ खोसा साहब ने तो 4000 के करीब तादाद का जिक्र किया ना, कि वो गिरफ्तार किए गए हैं या वो कस्टडी में है, कोई इतनी तादाद का जिक्र हुआ था। और फिर जेलों के विजिट की भी बात हुई कि जेलों का विजिट करके देखा गया। तो वो है जो वो लोग भी हैं इसमें जो मिसिंग है ना, उनकी आपको ट्रेस भी नहीं मिल रहा, वो इस वक्त किधर हैं जी। ऐसे लोग भी होंगे इसमें बहुत सारे, और कुछ लोग वो होंगे जो एंटी टेररिज्म लॉज के तहत अरेस्ट हुए हैं। तो शायद जो इन्होंने बात की है, जो ऑफिशियल रिकॉर्ड दिया है, वो 100 एंड कुछ लोगों का दिया है कि ये लोग इन्वॉल्व थे। इनका मिलिट्री ट्रायल जो है वो गवर्नमेंट करना चाहती है, लेकिन उसमें मेरे ख्याल से कानून में बहुत सारी चीजें हैं जो इंश्योर अभी नहीं हुई, और वो होंगी विद पैसेज ऑफ टाइम, जब बात आके केस चलेगा तो। अच्छा, आपकी इनसाइट अबूजर क्या जज करती है कि क्या रिव्यू कर सकते हैं चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान इस बेंच को? अब जब 2 जजेस ने और उससे पहले 2 जजेस ने जो एतराज़ात उठाए, उसके बाद ईद के बाद कोई नोटिफिकेशन आ सकता है कि अब हम फुल कोर्ट बनाते हैं, लेकिन उसमें भी जो जस्टिस सीसा का एतराज़ था, वो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल के हवाले से जो उनका एतराज़ था कि पहले उसका डिसीजन होगा तो वो फिर बैठेंगे। आपको लगता है कि हाँ तो रिजर्व हुआ है मेरे ख्याल से, उसका अगर फैसला आ जाता है अगले हफ्ते 10 दिन में, तो फिर उनका इतराज़ ख़त्म हो जाएगा मेरे ख्याल से। और लेकिन अगर बेंच आपने रिकॉन्स्टिट्यूट करना है, तो उसके लिए इस कोर्ट में सारे जजेस को ऑर्डर पास करना पड़ेगा कि हम चीफ जस्टिस साहब से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि वो बेंच रिकॉन्स्टिट्यूट करें और फुल कोर्ट बनाएं। अच्छा। वो खुद जब एक दफ़ा बेंच बन जाता है, तो फिर चीफ जस्टिस की पावर्स जो बेंच बनाने की या खत्म करने की है वो खत्म हो जाती है। अच्छा। फिर पूरा कोर्ट ही ऑर्डर करके रिक्वेस्ट कर सकता है, एक जज के कहने से नहीं फर्क पड़ता, तो सबको ऑर्डर पास करना पड़ेगा और उसके बाद बिल्कुल बनाना चाहिए। मैं तो कहता हूँ, मेरी ख्वाहिश है कि इसमें फुल कोर्ट बैठे और मेरे ख्याल से बड़ा पावरफुल एक यूनाइटेड फ्रंट हो, जो भी फैसला दें, लेकिन वो बड़े हाई मॉरल अथॉरिटी के साथ। और ये इख्तिलाफी नोट जस्टिस याहिया अफरीदी का, अगर ऐसा नहीं होता जो एतराज़ात उन्होंने उठाए हैं, तो वो खुद को रिक्यूज कर सकते हैं जी? ये इख्तिलाफी नोट नहीं है, ये एडिशनल नोट है, इजाफी नोट है। जी एडिशनल नोट है, और इसमें उन्होंने रिक्वेस्ट की है
कि ये मेरे ख्याल से अच्छा पॉइंट भी रेज किया है और इसको कंसिडर भी करना चाहिए और पूरी कोर्ट ऑर्डर पास कर दे कि इसको फुल कोर्ट बनाएं। चीफ जस्टिस साहब मेरे ख्याल से अगर सारे जजेस भी कर देते हैं ये ऑर्डर तो फिर चीफ जस्टिस इज बाउंड कि वो फुल कोर्ट बनाए और बनाए। इसमें कोई मुझे समझ नहीं आ रही मसला क्या है अगर नहीं बनेगा तो। बिल्कुल, इस पे सबका इत्तेफाक है आज सारे पैनल का। वो किस तरह बनाए आयशा? सारे अगर अबूजर से सॉरी आयशा ये पूछ दें कि अगर जब काजी फायज ईसा साहब कह रहे हैं कि ये बेंच ही गैर कानूनी है, मैं इसको मानता ही नहीं, तो वो फिर तो वो तो फुल कोर्ट में नहीं बैठेंगे, तो फिर किस तरह बनेगा फुल कोर्ट? वो कह रहे हैं डिसीजन आ जाएगा ना, उसका रिजर्व है। 2 सीनियर जज साथ बिठाएं। कौन से? जो वो आप कह रहे हैं उसके एक्ट के मुताबिक, हाँ, वो फैसला करें। मान लें उसको। अब अबूजर ने कहा कि जजेस ही वो ऑर्डर पास करेंगे ना। हाँ जी जी अबूजर। आयशा देखें, अभी इमरान भाई जो कह रहे हैं और काजी साहब जो कह रहे हैं बिल्कुल एहतराम के साथ, लेकिन इस वक्त लीगल पोजीशन क्या है कि वो कानून सस्पेंडेड है। देखें, हमें बात बुरी लगे अच्छी लगे, लेकिन लीगल पोजीशन ये वो कानून इस वक्त एग्जिस्ट नहीं करता, वो सस्पेंडेड है। अगर उसका फैसला आ जाता है, वो कहते हैं कानून ठीक बना था, फिर तो जो कादी साहब ने कहा है उसके हिसाब से बन जाएगा। लेकिन अगर कानून स्ट्राइक डाउन हो जाता है, अगर कर देती है सुप्रीम कोर्ट, तो फिर वो कानून की कोई हैसियत भी नहीं रहेगी। तो इस वजह से जब तक वो फैसला नहीं आता तो उस कानून पे आप ये नहीं कह सकते उसको फॉलो करें, क्योंकि वो सस्पेंडेड है, या तो वो स्टे ऑर्डर खत्म करते हैं। तो इस वजह से पेचीदगियां काफी हैं कानून इसके अंदर। चलें देखते हैं ईद के बाद। असल मसला ये है ना कि जहाँ पे सियासत और अदालत और ये चीज़ें मिक्सअप हो जाएंगी ना, तो फिर इस तरह के फैसले हों। फिर जब चीज़ें यूँ मिक्सअप होंगी तो हम जैसे लोगों के अबूजर साहब जो हैं उनके पास और कोई चारा नहीं है ये कहने के लिए कि जी कि वो तो देखे अदालत का वो फैसला है, तो उन्होंने तो करनी है वकालत, तो वो तो यही बात करेंगे। हाँ, लेकिन देखिए ना, यहाँ पे इस प्लेटफॉर्म पे कम से कम ये बात तो तय हो गई कि इस मसले के हल के लिए कोर्ट ही बनना चाहिए। उसके रास्ते में क्या क्या स्पीड ब्रेकर्स हैं या बैरियर्स हैं वो दूर होने चाहिए। देखते हैं कि ईद के बाद क्या बनता है इस मामले के हवाले से। आते हैं ब्रेक के बाद वापस। वेलकम बैक टू द शो। अब हम अदालती मामला से हटके ज़रा सियासी मामला की तरफ आते हैं। मिसाके जमहूरियत सीज़न 2 की बाज़गश्त है कि ये इन प्रोसेस है, चल रहा है। जरदारी साहब और नवाज शरीफ साहब की आपस में मुलाकात हुई है, इसका डिनायल आया है सामने, कोई तस्वीर या वीडियो सामने नहीं आ सकी, उस पर भी हम बात करेंगे। कहा जा रहा है कि निगरान वज़ीर आज़म कौन होगा, उसके नाम पे भी मामलात फ़ाइनल हो रहे हैं। सेटअप में किस किस का कितना कितना हिस्सा होगा, ये सारी बातें दुबई में हो रही हैं। लेकिन कल हमने वज़ीर आज़म पाकिस्तान को याद किया तो वो बजाय दुबई जाने के वो पाकिस्तान वापस आ गए। वो क्यों आए वापस? वो वहाँ शरीक महफिल, शरीक गुफ्तगू या मीटिंग्स में क्यों नहीं शामिल हुए, या वो जा सकते हैं? इस पर भी बात करेंगे। शाह महमूद कुरैशी साहब क्या स्पेक्यूलेट कर रहे हैं वो सुने। हैरानकुन बात यह है कि दुबई की बैठक में ऐसी शख्सियात मौजूद हैं जो वजारत उज़्मा की ख्वाहिशमंद हैं। अगर पीपल्स पार्टी का आप एग्जामिन कीजिए तो आसिफ अली जरदारी ख्वाहिशमंद हैं, बिलावल ख्वाहिशमंद हैं। अगर मुस्लिम लीग नून पर नज़र दौड़ाएं तो नवाज शरीफ साहब वजारत उज़्मा की दौड़ में हैं, मरियम साहिबा वजारत उज़्मा की दौड़ में है। लेकिन सितम ज़रीफ़ी ये है कि पाकिस्तान की वजारत उज़्मा के जो उम्मीदवार हैं वो हिंदुस्तान के वज़ीर आज़म के बयान पर खामोश हैं। सफबंदी हो रही है तो हसूल इक़्तिदार की सफबंदी हो रही है, पाकिस्तान को इस दलदल से निकालने की मनसूबाबंदी नहीं हो रही। ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है इमरान साहब के साथ, तो दुबई में क्यों है सारे? नहीं, ये तो एमी बातें कर रहे हैं, कुछ ना कुछ तो है। छुपा क्यों रहे हैं? कुछ तो है जिसकी पर्दा। मेरा ख्याल है वो जो चीज़ें बातें जो डिस्कस करना चाह रहे हैं वो शायद पब्लिकली की भी नहीं जा सकती हैं अभी तक, क्योंकि ऐसी बातें हैं जाहिर है इसे ऐसे ही होंगी ना। मिसाल के तौर पे, मिसाल के तौर के ऊपर देखें, अगर हम थोड़ा सा ज़रा खुल के बात करें बिल्कुल करें, खुल के बात करें तो फिर वो ये है कि ये जो सेटअप आया था ना, ये आया था ज़रा बचत करवाने। किसकी? पाकिस्तान की। जो कहते हैं ना, हम मुल्क बचाने आए थे, हमने अपना जो पॉलिटिकल कैपिटल है वो दाव पे भी लगाया। और ये दाव पे लगता है लग जाए। आप शहबाज शरीफ साहब की तकरीर याद करें ना, तो उनके जो मुखालफिन हैं जो पार्टी के अंदर ही थे और जो बाहर भी थे, वो कहते थे जी उनको तो वजारत उज़्मा का शौक था, वो पूरा करने के लिए उन्होंने पार्टी का जो पॉलिटिकल कैपिटल था वो दाव के ऊपर लगा दिया। फिर वो कहते थे, मिफ्ता इस्माइल साहब कहा करते थे कि अगर मतलब हम इलेक्शन ही हार जाएंगे ना, ज़्यादा से ज़्यादा मुल्क तो बच जाएगा। तो वो जो थी ना वादे वईद किए गए थे, अब वो तो मेरी इतला के मुताबिक वो जो इस तरफ वाले हैं जिन्होंने वादे किए थे कि आप आएँ
और चलें तो बचाएं, फंस गई जान शिकंजे अंदर, ठीक है ना। जिंजवेल विच तो वो तो तैयार है अपनी कमिटमेंट के ऊपर ना कि ठीक है, आप अपना जो पॉलिटिकल कैपिटल है वो बहाल करें। आपको 2-3 महीने 4 महीने के जितने लग सकते हैं, लेकिन अब ये ऐ सोची पे ने हूँ असी की करना कि वो कहते हैं ना कि वो खौफजदा है कि अगर ये काम हमने इलेक्शन जो है वो थोड़ा सा पोस्टपोन अगर हमने हमारे मुतालबे के ऊपर हो गए तो फिर क्या होगा। मेरा ख्याल है कि इस इशू के ऊपर ज़्यादा अब पीपल्स पार्टी की तरफ से जो हमने पता किया दोस्तों से, वो तो कह रहे हैं कि नहीं नवंबर बस इसमें हो जाना चाहिए। पीपल्स पार्टी कह रही है। पीपल्स पार्टी वाले। अच्छा। अब नून लीग में 2 तरह के लोग हैं हमेशा की तरह, वहां पर तो आपको पता है Doves ना। and hawks, हाँ, वो दूसरी तरफ वाले जो हैं वो कह रहे हैं कि जी कि देखें कि अभी तो मतलब अगले जो 3 महीने 4 महीने में हम कुछ भी नहीं कर सकते। तो IMF की डील नहीं मिल रही, 3 दिन रह गए, डील नहीं मिल रही, फलां काम नहीं हो रहा, फलां काम नहीं हो रहा, तो कुछ नहीं होता। वो कमिटमेंट अगर कर रहे हैं तो वो पूरी करेंगे, भी काम खराब नहीं लेकिन खबरें तो ये है कि इन दोनों के दरमियान डील हो गई है अगले सेटअप के लिए। निगरान वजीर आजम का नाम तो आप बताएं, देखिए कौन हो निगरान सकता है? वजीर आजम ने तो आना ही आना है ना। जहांगीर वो तरीन तो- साहब तो नहीं होंगे ना, क्या हो सकते हैं? सर इतने कुछ भी हो सकता है। मैं इस पे चूंकि एक कुछ 2-3 नाम है। मुशाहिद हुसैन सैयद साहब का भी नाम है दौड़ में? नहीं, उनका नाम नहीं है। मोहसिन बेग साहब का मेरा भी नाम है जी, बीच अतर में काज़मी वो नहीं का भी बता नाम। रहे। अतर काज़मी नहीं साहब बता तो रहे। मेरा नाम देखें है। ये हॉट फेवरेट हैं अतर मेरा काज़मी। नाम अतर काज़मी साहब हैं। मैं कहना चाहता राणा साहब और चुप मुझे- करके बैठे ने, वो भी हो सकते हैं। राना साहब तक भी फवायद पहुंचेंगे अगर लेकिन अतर ऑन बन जाते सीरियस हैं तो। नोट में मैं नहीं आपको एक बात राणा बताऊं। साहब का नहीं है, मेरा राना ही है। साहब का नाम नहीं है। राना साहब प्रेसिडेंट से कम पे राजी नहीं होते। मैं आपको एक बात बताऊं कि ये प्राइम मिनिस्टर जो भी लगेगा ना, जी लगेगा, लगना ही है ना वो लगेगा। तो वो जो भी नॉमिनेट किया जाएगा, चलो यूं कर लें, वो आपको उससे पता चलेगा आपको कि अगले इलेक्शन इरादे कब क्या है, हैं, अगले इरादे कब क्या हैं, हाँ। ये अगर तो वो कोई इकोनॉमिस्ट टाइप की कोई चीज हुई हाँ। तो फिर समझोगे फिर वो वादे पूरे हो रहे हैं। अच्छा, वो इकोनॉमिस्ट का इंटरव्यू बड़ा पुराना आपको पता है करके रखा गया था। वो वाले इकोनॉमिस्ट का नाम नहीं आया अभी तक। वो आए भी थे लेकिन उसके बाद बात नहीं बनी। हाँ जी, हफीज शेख साहब जी, हाँ जी, वो देखें वो एक वक्त में कई प्लान्स चल रहे होते हैं। हाँ, तो ये असल जो मसला है ना वो है आइंदा इंतखाबात का। ये मतलब थोड़े कहे को ज्यादा जाने। हाँ, आइंदा इंतखाबात तो नवाज शरीफ साहब की वापसी का भी बड़ा शोर है। वो यार वापसी तो होनी है हाँ, ना। लेकिन वो किस मुंह से, वो कहते हैं काबे किस मुंह से जाओगे वाले, वो यही सोचे कि पाकिस्तान किस मुंह से आएंगे, उनकी गवर्नमेंट क्या कर रही है, इसीलिए टाइम चाहिए ना, गंजी नहाएगी क्या, नचोड़ेगी क्या, टाइम चाहिए तो ना। मुस्लिम लीग नून को चाहिए ना, पीपल्स पॉलिटिकल पार्टी कैपिटल बहाल करने के लिए थोड़ा सा टाइम चाहिए, लेकिन खौफ ये है कि टाइम कहीं हाथ से ना निकल जाए। ठीक है राना साहब, क्या तय हुआ फिर कल की मुलाकात में? हुई ये मुलाकात, कहाँ हुई, कौन कौन था उस मुलाकात में, खबरें क्या है राना साहब आपके पास? देखिए, एक तो अगर कोई मुलाकात हुई है ना, जो कि सारी दुनिया कह रही है मुलाकात हुई है, और अगर मुलाकात हुई है तो इसमें कौन सी ऐसी बुरी बात है? हाँ, ऐसे छुपाने वाली क्या बात है? अच्छा देखिए, वो मिसाके जमहूरियत जब पहला हुआ तो हमने बीबी और नवाज शरीफ साहब मियाँ साहब के दरमियान हमने वो फुटेजेस देखी, वो तस्वीरें यादगार हैं। लेकिन अब कल कोई मुलाकात होती है तो उसको छुपाया जाता है, उसका तरदीद की जाती है, ऐसा क्यों हो रहा है राना साहब? देखिए, एक तो ऐसा ये देखें कि पहली बात तो ये है कि जो वेन्यू है ना, जहाँ पे मुलाकातें हो रही हैं, मुलाकातें हो रही हैं, वो दुबई है। अब दुबई का जो एनवायरनमेंट है ना, वो यू नीड टू, एवरीवन नोज दैट, बट उसको बताना जरा जरूरी होता है। यहाँ पाकिस्तान की तरह नहीं होता कि वहाँ पे जनाब मीडिया जनाब हर जगह पे पहुँच जाए और वहाँ पे जनाब विदाउट मतलब कि इन्विटेशन हर जगह बार्जिन कर जाए। यहाँ पे हो जाता है, लेकिन दुबई में इट्स नॉट पॉसिबल एज सच। और सेकेंडली वहाँ पे जो काइट फ्लाइंग होती है ना, जिसको हम डेस्क स्टोरीज कहते हैं, जैसे इमरान मुझे इसमें बेल आउट करेंगे, तो डेस्क पे लोग बैठ के स्टोरियां बनाया करते थे किसी जमाने में अखबारों में, और खुद ही टेबल स्टोरियां बना देते थे। काम नहीं करना, बाहर नहीं जाना, मिलना नहीं, टेबल पे बैठ के स्टोरियां बना के अपना काम लगा देना, वो नहीं हो सकता वहां पे। तो आई पर्सनली थिंक, मैंने पहले भी कहा था कि उसके अंदर बड़ी नीटी ग्रीटीज मेरे ख्याल में गए हैं, उसमें नीटी ग्रीटीज में जा चुके हैं उसमें। जैसे फेडरल मिनिस्ट्रीज जो है, अगर नून लीग जीत जाती है तो फेडरल मिनिस्ट्रीज कितनी होनी चाहिए, पीपल्स पार्टी के पास कितनी होनी चाहिए, 4 होनी चाहिए, 6 होनी चाहिए। अगर प्राइम मिनिस्टर जो है बनता है जनाब नून लीग का, तो फिर जनाब प्रेसिडेंट जो है वो पीपल्स पार्टी का होना चाहिए।
और इस तरह की चीजें जो है, और सीट एडजस्टमेंट की जो मैं बार बार बात करता हूँ ना, तो सीट एडजस्टमेंट पंजाब की हद तक बिल्कुल 4, 6, 10, 12 लोगों को अगर एडजस्ट करना पड़ता है और उसकी अगर बात हुई है तो उसमें कोई मजायका नहीं है, देयर इज नथिंग रॉन्ग विद इट। और पॉलिटिकल पार्टीज बैठती है, पॉलिटिकल हेड्स बैठते हैं, दे सॉर्ट आउट थिंग्स टुगेदर। और यही तो हम जोर देते रहे, हम पिछले 6 महीने से कहते रहे कि जनाब बैठ के गुफ्तगू कर ले सारे पॉलिटिशियंस, और सारे पॉलिटिशियंस अगर बैठ के सारे सर जोड़ के बैठ जाते हैं, इसी चीज पे हम जोर देते रहे ना कि जनाब बैठ के अगर बात करेंगे, उसका कोई हल निकालेंगे, तो थिंग्स वुड हैव बीन डिफरेंट टुडे। आज सिचुएशन डिफरेंट होती, लेकिन नहीं हुआ। चले किस तरफ से वो उसमें ऐसी टाइम जाया करने की जरूरत नहीं, वो तो गुजर गया टाइम। अब ये आपस में अगर बैठ रहे हैं, मौलाना साहब अगर बैठ जाते हैं जनाब मियाँ साहब, अपना छोटे मियाँ साहब के साथ, और वहां पे जरदारी साहब बैठ जाते हैं, और नवाज शरीफ साहब बैठ जाते हैं, बिलावल बैठ जाते हैं, और उनके साथ जनाब मरियम बीबी बैठ जाती है, तो देयर इज नथिंग रॉन्ग विद इट। अच्छा, मेरे ख्याल में इसमें कोई ऐसी बुरी बात नहीं है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। हाँ, वजीर आजम का भी वहां पे डिसाइड करते कि वहां पे 4-6 लोग वहां पे बैठे हुए जो केयर टेकर वजीर आजम के रन में हैं, ठीक है, और उनके नाम लिए जा सकते हैं आइंदा आने वाले दिनों में, चाहे वो कराची का कोई इंडस्ट्रियलिस्ट हो, चाहे वो मोहसिन बेग साहब हो, चाहे वो कोई और हो, अतर काज़मी का नाम भी ले दें। मतलब क्या आपको क्या तो उसमें कई लोग हो सकते हैं, राणा साहब तो ने इसमें भी कोई मुज़ायका नहीं है। राणा साहब ने मोहर नहीं लगाई। अतर आपके रास्ते में सबसे बड़ी रुकावट आपके साथ बैठी है। नहीं, मैं बिल्कुल नहीं है जनाब, बिल्कुल इनकी ओथ में चलेंगे और ऐसी कोई बात नहीं। अतर ने इनवाइट ही नहीं करना। हम नहीं ना करें इनवाइट, आपे बढ़ जाएंगे कहेंगे। हाँ, जैसे सामने और बात ये है कि हम सारे जनाब जाएं, लेकिन हम सब लोग जो है ना ये बैठ के अगर बात कर रहे हैं ना आयशा, तो इट्स अ हेल्दी साइन, टू बी वेरी ऑनेस्ट, इट्स अ हेल्दी साइन। और इस बजाय इसके कि बाद में जनाब लड़ाइयां करते रहो, बाद इलेक्शन तो पहले लड़ाई शुरू हो जाए, इलेक्शन के दौरान लड़ाई शुरू हो जाए, इलेक्शन तो बाद लड़ाई शुरू हो जाए। सो इट्स बेटर कि आप बैठ के सारी चीजें सॉर्ट आउट कर ले। और इसमें जहांगीर तरीन साहब, अलीम खान साहब की पार्टी को भी एज मिलेगा, अगर वहां पे भी सीट एडजस्टमेंट होने के लिए तैयार पड़ी हुई है, वहां पे भी उनको लोगों को बेल आउट किया जाएगा। वहां पे मुस्लिम लीग काफ लीग को भी एडजस्ट किया जाएगा। अच्छा। यस, बिल्कुल किया जाएगा, बिल्कुल किया जाएगा। मैं यही कह रहा हूँ ना, 10-12 लोग जो हैं, अगर वो उनके साथ सीट एडजस्टमेंट, या वहां पे नून लीग वाले या पीपल्स पार्टी वाले अगर जहांगीर तरीन साहब के लोगों के सामने, अलीम खान साहब के लोगों के सामने ना बंदे खड़े करें, और इसी तरह जनाब काफ लीग के सामने बंदे ना खड़े करें, तो ये एडजस्टमेंट होती है ना। दिस इज हाउ थिंग्स आर वर्कड आउट। तो यही होता है। और अगर जो भी नाम दे दे आप उसको, लेकिन द पॉइंट इज कि इसको दिस इज अ हेल्दी साइन। राणा साहब, मुझे ब्रेक का कहा जा रहा है, आप बताएं आपको कौन सी मिनिस्ट्री पसंद करेंगे निगरान सेटअप में, क्योंकि लॉ मिनिस्ट्री तो हम अबूजर के लिए रख रहे हैं। मैं तो शरीफ आदमी हूँ, मासूम आदमी हूँ, मुझे तो मेरे ख्याल में मुझे इस चक्कर में नहीं। खेल और सकाफत की मेरे जहन में है, बाकी फाइनल में इंफॉर्मेशन एंड कल्चर, खेल और सकाफत दोनों मिक्स। अच्छी है। आपकी मिनिस्ट्री कौन सी होगी? मैं ठीक है। अच्छा, चले हम आपको मशीन बना लेंगे। इनकी नहीं कुछ अतर साहब टाइम थोड़ा नहीं, खेल और सकाफत बेहतरीन है राणा साहब के लिए। राणा साहब को हम उसमें एडजस्ट करा देंगे। आते हैं हम वापस एक ब्रेक के बाद। कसीफ बातों में हमने कुछ लाइटर नोट पे ब्रेक पे जाने से पहले बातें की, लेकिन इमरान शफी साहब कोई खबर देना चाहते हैं मुझे, उसके बाद वो देखें इलेक्शन खेला जा रहा है ना, तो इलेक्शन जिन्होंने करवाना है वो इलेक्शन कमीशन ने 6 वेंडर हैं जिनको प्रिंटिंग का काम देना होता है, बैलेट पेपर, ये वो वोटर लिस्ट है। 6 वेंडरों को ऑर्डर दिए जा चुके हैं, नहीं दिए गए। अच्छा, खबर ये बाकायदा आई थी कि छपाई के लिए नहीं। अच्छा, अभी तक नहीं। अच्छा, मुझे इमरान शफी साहब ने तो मुझे ये भी इंकिशाफ किया कि इलेक्शन कमीशन ने इलेक्शन कराने आतर आप देख रहे हैं कि अगर वहां कोई प्लान बन रहा है तो इसका मतलब है कि ये दोनों कुव्वतें या चलें ये इत्तेहाद जो है वो इलेक्शन कराने के लिए संजीदा हो चुका है, माइनस चेयरमैन पीटीआई सिनेरियो में। अतर देखिए, यकीनन इस पर मुशावरत हो रही है, और इलेक्शंस के हवाले से ही देखें मुख्तलिफ उनके तहफ़्फ़ुज़ात हैं कि ऑब्वियसली वो ये कहते हैं कि सारे अरसे के दौरान जिस तरीके से हमारे वोट बैंक को डेंट पड़ा है, वो किस तरीके से उसका क्या हल निकाला जाए। मुख्तलिफ नामों के ऊपर भी गौर हो रहा है। इलेक्शन लड़ा जाएगा इख्तलाफ के ऊपर, ये मैं आपको अभी खबर बता रहा हूँ, इलेक्शन लड़ा जाएगा इख्तलाफ के ऊपर,
और हुकूमत बनाई जाएगी मुफाद के ऊपर। हुकूमत जो अगली होगी वो भी ये मिल के बनाएंगे। ये कोई भी पार्टी इस पोजीशन में नहीं है कि वो हुकूमत अकेले बना सके। इलेक्शन से पहले एक दूसरे के खिलाफ बातें भी हो सकेंगी, एक दूसरे के ऊपर जुमले भी कसे जाएंगे, जलसों के अंदर बातें भी की जाएंगी, लेकिन जब हुकूमत बनाई जाएगी तो उसमें सबका हिस्सा होगा। इस वक्त का ये सिनारियो, जहां तक नामों की बात है, वहां पे मुख्तलिफ नामों के ऊपर भी गौर हो रहा है, जिसमें जुडिशरी के रिटायर्ड जज साहिबान के नाम भी हो सकते हैं, मीडिया किसी पर्सनालिटी का नाम भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है। मैं अब अपना नाम बार बार क्या लूं, पर मसला ये है कि आप गैर जानिबदार निगरान वज़ीर आज़म होंगे अतर, आप इस बात की गारंटी देते हैं? मैं 100% गारंटी देता हूं। देखें, मलिक अहमद साहब ने फरमाया था कि मोहसिन नकवी साहब बड़े अच्छे आदमी हैं, उन्होंने CNN में काम किया। तो अगर CNN वाला पंजाब का वज़ीर आला बन सकता है, मैंने BBC में किया हुआ है, मुझे निगरान वज़ीर आज़म बना दे। मतलब ये उस मेरिट पे तो मैं आता हूँ, उस मेरिट पे तो हूँ मैं। बिल्कुल, अगर ये मयार है तो एनीवे, उसके अलावा 2 सूबों के अंदर जो निगरान हुकूमतें आएंगी उसके ऊपर भी मुशावरत हो रही है, और ये भी हो सकता है कि सिंध के अंदर और बलोचिस्तान के अंदर भी कोई इस तरह की शख्सियात लाई जाएं जिसमें रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट या कोई जज साहिबान वगैरह हों। तो मुख्तलिफ नामों के ऊपर गौर हो रहा है। तो इलेक्शन में वो जब भी जाएंगे इख्तलाफ के ऊपर जाएंगे, जब वो हुकूमत बनाएंगे तो वो इत्तेफाक और मुफाद के तहत बनाएंगे। लेकिन एक चीज़ जो है, जो अभी तक खत्म ही नहीं हुई, कि वज़ीर आज़म कौन होगा। वज़ीर आज़म शरीफ ख़ानदान में से होगा या जरदारी ख़ानदान में से होगा। तो ये इसीलिए बहुत सारे मामला तय हो रहे हैं। लेकिन अगर कोई ये कह रहा है कि इस हवाले से कोई बातचीत नहीं हो रही, तो मेरे ख्याल में वो फिर जो है थोड़ा सा कसरे नफसी से काम ले रहा है, बातचीत तो हो रही। हालांकि जितनी बातें यहाँ पर हुई हैं उससे तो ऐसा लगता है कि सबके पास स्कूप है, सबके पास कुछ एक्सक्लूसिव डिटेल ज़रूर मौजूद हैं। तो जाहिर है वो किसी ना किसी ने तो कहीं ना कहीं से फराहम किए हैं। अच्छा, ये ना इसे बिगर पिक्चर कहा जा रहा है, लार्जर पिक्चर कहा जा रहा है कि ये छोटा मोटा काम नहीं हो रहा अबू सर। वहाँ पर बाकायदा तौर पर वहाँ के हुक्मरानों के साथ मुलाकातें हो रही हैं इन शख्सियात की। तो इस डील के कोई गारंटर्स भी आप देख रहे हैं? देखिए, अभी एक चैनल के प्रेसिडेंट ने ट्वीट किया कि जरदारी साहब और नवाज शरीफ साहब की मीटिंग में मोहसिन बेग साहब भी मौजूद थे। तो इस वजह से सारी कुव्वतें भी हैं वहाँ पे और गारंटर्स भी शायद हों, लेकिन लोग तो सारे मौजूद है जिसका स्टेक है पाकिस्तान के अंदर। और जहाँ तक देखें अब वहाँ पे क्या बात हो रही है, क्या नहीं हो रही, मीटिंग हुई है नहीं हुई, ये लोग मेरे ख्याल से फैसल करीम फुंडी साहब ने भी डिनाई किया, लेकिन कहीं ना कहीं से बड़े इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट हैं, इमरान साहब टाइप, राना साहब टाइप, जो आपको कोई ना कोई स्टोरी दे देंगे। लेकिन अभी कुछ कहना कि क्या हुआ वहाँ पे मेरे ख्याल से मुश्किल है। वो इस पे ख़त्म कर दूंगा। वो एक लतीफ़ा याद आ गया कि माँ बाप बैठ के बात कर रहे थे, तो बच्चा बार बार कमरे में चला जाता सुनने के लिए क्या बात कर रहे हैं, तो माँ बाप उसको कमरे से बाहर निकाल देते थे। अच्छा। तो वो फिर आखिरकार उसने तंग पूछा कि क्यों मुझे निकाल रहे हो, तो उन्होंने कहा कोई हम ऐसी बात करें जो तुम्हें नहीं बताना चाहते। अच्छा। तो फिर उसने कहा बड़े मासूमाना स्टाइल में कि ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋ ਹੀ ਨਾ कि मैनू ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਣਾ ना पएगा, इस वजह से ऐसी बात ना करें, आप पानी पड़े आपको, तो इस वजह से क्या बात हो रही है कब्ल ये पता लगेगा जब आपकी लतीफे और लतीफों की जुबान में बहुत समझाया जा सकता है। बहरहाल कहते हैं दूध का जला छाछ भी फूंक फूंक कर पीता है। शायद सियासतदान माजी से सीख चुके हैं। अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाजत दीजिए।